Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. For this, we are referring to Lakshmikant 7th edition, which is the latest edition. Also, the document in front of me is published by MEA. While we are studying this chapter, I would request you to please open your Lakshmikant. आप प्लीज़ अपनी लक्ष्मीकांत ओपन कर लीजिए PDF या जो भी हार्ड कॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल है. तो आर्टिकल 22 से हम शुरू करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 21A पे ख़त्म किया था. आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. राइट? So Article 22 actually grants protection to persons who are arrested or detained. Right? You must know कि जो detention है वो दो टाइप का हो सकता है. Right? First is punitive and the other one is preventive. Okay? What is punitive detention? Punitive detention is to punish a person for an offence committed by him, her after trial and conviction in a court. तो यहाँ पर एक्चुअली में ऑफेंस जो है वो कमिट हो चुका है. राइट? डबल M over here. Okay? Preventive detention जो है, what it talks about is it means detention of a person without trial and conviction by court. The purpose of preventive detention is not punishment for previous offense, but to prevent him or her from committing an offense. So this is actually a precautionary measure and it's based on suspicion. क्या बोला मैंने? डिटेंशन जो है वो दो टाइप का होता है. एक होता है प्यूनिटिव और सेकेंड होता है प्रिवेंटिव. प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या है? प्यूनिटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन जो कि ऑफेंस कमिट कर चुका है आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट. राइट? प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये विदाउट ट्रायल and conviction by a court, preventive detention occurs. Its purpose ये नहीं है कि आप इंसान को पनिश कर रहे हैं for his previous offenses, but ये एक precautionary measure है जहाँ पे आप prevent कर रहे हैं कोई उस इंसान को कोई offense commit करने से. right? And it is based on suspicion. इतना clear है? तो जब हमने दो टाइप की चीजें पढ़ी, दैट इज प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव, सो नाउ आर्टिकल 22 इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट डील्स विथ ऑर्डिनरी लॉ, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट डील्स विथ प्रिवेंटिव डिटेंशन. सो वील टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट. राइट? द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 gives certain rights to a person who is arrested or detained under ordinary law. तो ordinary law में आप detained हो तो आपके पास कौन सी rights रहेंगी वो हम पढ़ लेते हैं पहले. First of all, this is part A, right? 22A. Okay? First of all, right to be informed of the grounds of arrest. ऑर्डिनरी लॉ के तहत अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो सबसे पहला राइट 22A के वजह से आपके पास जो है वो है कि राइट आपके पास है टू बी इन्फॉर्म्ड कि ग्राउंड्स क्या हैं आपके अरेस्ट के, क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है, ग्राउंड्स किन ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है. सेकेंड आपके पास राइट है टू कंसल्ट and be defended by a legal practitioner. तो आपके पास कंसल्ट करने का और डिफेंड होने का राइट है बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. राइट? थर्ड जो आपके पास राइट है दैट इज राइट टू बी प्रोड्यूस्ड
before the magistrate, okay, within 24 hours, excluding time of journey. ठीक है. आर्टिकल 22 का ए पार्ट जो है दैट इज डीलिंग विथ व्हेन यू आर अरेस्टेड or detained under ordinary law. You have 4 rights, out of which the first one is right to be informed of the grounds of arrest. मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको अरेस्ट करते वक्त आपको बताया जाएगा कि grounds of arrest क्या है. आपके पास राइट रहेगा टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. आपके पास थर्ड राइट जो है वो ये है कि आपको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, बट इस 24 आवर्स में आपकी जो जर्नी टाइम है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा. फोर्थ, राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन. मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम. उसके बाद अगर मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है फर्दर डिटेंशन तब तो आपको रखा जाएगा फर्दर डिटेंशन में. लेकिन अगर ऑथराइज नहीं करता है फर्दर डिटेंशन तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा आफ्टर 24 आवर्स. तो दिस इज 22A, right? For ordinary law, if you're arrested or detained under ordinary law, right? These safeguards are not available to enemy, alien or person arrested and detained under preventive detention. ये जो 22A है ये किन के लिए अवेलेबल नहीं है? एनिमी एलियंस के लिए एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जिनको डिटेन किया गया है उनके लिए. राइट? दिस इज यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? इट्स नॉट अवेलेबल फॉर एनिमी एलियंस एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस. Okay. Another fact that you have to remember that 22A, Supreme Court has said that 22A is available, it applies only to criminal and quasi-criminal cases or some activity which is prejudicial to public interest. तो जो ये एक्ट है, जो ये 22A है एक्चुअली, ये अप्लाई होता है ओनली टू क्रिमिनल, क्वासी क्रिमिनल एक्ट्स और एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. ये कहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है? सिविल अरेस्ट पे, फेलियर टू पे इनकम टैक्स पे, डिपोर्टेशन ऑफ एलियन के लिए, राइट? ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट के लिए, जहाँ पे अरेस्ट जो है वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट से हो रहा हो, सिविल अरेस्ट हो रहा हो या अरेस्ट ऑन फेलियर ऑफ इनकम टैक्स हो रहा हो या डिपोर्टेशन ऑफ एलियन हो रहा हो, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है. ये अप्लाई होता है सिर्फ क्रिमिनल और क्वासी क्रिमिनल नेचर के केसेस के लिए और सम एक्टिविटी प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, दिस मच इज क्लियर. कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है? क्रिमिनल. कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है? एलियन, एनिमी एलियन के ऊपर, पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, सिविल अरेस्ट पे, ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट के अरेस्ट पे, फेलियर टू पे इनकम टैक्स पे और डेपोर्टेशन ऑफ एलियन पे अप्लाई नहीं हो रहा है 22A. ये फर्स्ट पार्ट था 22 आर्टिकल का. Now we'll talk about the second part of this article. Okay, so the second part of the article, actually it grants protection to persons who are arrested or detained under preventive detention. Okay, so we are talking about preventive detention now, B, right? This is available both to citizens and aliens. Okay,
What are the rights available? Let us see. First, detention of a person cannot exceed 3 months unless advisory board submits a report with sufficient cause for extended detention. Right? The board is to consist of judges of a high court. ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वहां पे जो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन है वो 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस जो एडवाइजरी बोर्ड है वो रिपोर्ट करती है सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन. और ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसमें कौन कौन लोग होंगे? इसमें हाई कोर्ट होंगे के जजेस होंगे. राइट? Second point that you have to remember in 22B is the grounds of detention should be communicated to the detainee. जो इंसान डिटेन्ड है उसको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन कम्युनिकेट किया जाएगा. However, the facts considered to be against public interest need not be disclosed. So if there is a fact which is concerned with public interest, which is against public interest, that can be hidden. That need not be disclosed. The detainee should be afforded an opportunity to make a representation against detention order. तो एक opportunity आपको afford करनी पड़ेगी डेटेनू को, right, to make a representation against the detention order. This much is clear, right? This is clear, right? Okay. What else? Article 22 also authorizes the Parliament to prescribe what all? Let us see. A. Circumstances and classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months under preventive detention law without obtaining the opinion ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड. आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो क्या प्रिस्क्राइब कर सकता है? सर्कमस्टेंस प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्लासेस ऑफ केस डिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है, इन विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड फॉर मोर देन 3 months अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. मतलब क्या कर सकता है पार्लियामेंट? सर्कमस्टेंस बता सकता है, क्लासेस ऑफ केसेस बता सकता है जहां पे किसी इंसान को 3 महीने से ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाए विदाउट ऑब्टेनिंग ओपिनियन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड. मतलब एडवाइजरी बोर्ड की ओपिनियन के बगैर 3 महीने प्रिवेंटिव डिटेंशन में एक इंसान को 3 महीने से ज्यादा तब रखा जा सकता है किन सर्कमस्टेंसेस में? जो सर्कमस्टेंस और क्लासेस ऑफ केसेस पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करती है. ठीक है. ऑल्सो पार्लियामेंट क्या प्रिस्क्राइब कर सकती है? मैक्सिमम पीरियड फॉर which a person can be detained in any classes of cases under preventive detention. इस पे भी पार्लियामेंट प्रिस्क्रिप्शन अपना दे सकती है कि मैक्सिमम पीरियड तक किन क्लासेस ऑफ केसेस के लिए अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक इंसान को रखा जा सकता है. राइट? तीसरी चीज जो पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है टू प्रिस्क्राइब इज द प्रोसीजर दैट हैज टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी. तो ये चीज भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है. राइट? आपको एक और चीज मैं अब बताने की कोशिश करती हूं, आप इसको समझना. इतना तो क्लियर हो गया, राइट? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो है उसने रिड्यूस कर दिया था पीरियड ऑफ डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग, जो आप विदाउट एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के जो पीरियड ऑफ डिटेंशन है वो आप 2 महीने का कर दीजिए इंस्टेड ऑफ 3 months. लेकिन ये जो है ये वाली चीज ये अभी फोर्स में नहीं आई है, तो 3 महीने वाली चीज अभी भी कंटिन्यू हो रही है. राइट? इतना क्लियर है? दिस इज क्लियर, राइट?
Another thing I'll explain. The Constitution, very important. Okay. The Constitution has actually done what? It has divided the legislative power of Parliament and state legislature. The Parliament has exclusive authority to make law of preventive detention for reasons connected with defense, foreign affairs, security of India. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या किया है? उसने डिवाइड कर दिया है. क्या डिवाइड किया है? इट हैज डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ बनाने की पावर विद रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. मतलब पार्लियामेंट भी इस पे लॉज बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी. पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक लॉज ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर विच रीजंस? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. इन तीनों पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. कौन सी तीन चीज? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स. राइट? उसके अलावा बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉन्करेंटली मेक अ लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड विद सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी. मतलब जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आएगी जिसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो रही है, सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, नॉट द कंट्री, वहां पे पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के पास कॉन्करेंट पावर्स हैं टू मेक लॉज. मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है उसमें भी दोनों के पास पावर है, स्टेट एज वेल एज यूनियन के पास. मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, इसके लिए भी दोनों के पास पावर है टू मेक लॉज अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. इतना क्लियर है? राइट? दिस इज क्लियर, राइट? ओके. प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ लॉज देख लेते हैं जो पार्लियामेंट ने कभी भी बनाए हुए हैं. राइट? बहुत पहले एक आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950. अब ये एक्सपायर हो चुका है. ठीक है? ऐसे बहुत सारी रिपील हो चुका है. मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा जो आया था एक्चुअली 1971 में, दैट हैज बीन रिपील्ड. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस. राइट? कोफ पोसा की अगर बात करें, विच इज 1974, it talks about conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act. Then you have NASA, which is National Security Act. Then you have prevention of black marketing and maintenance of supplies of essential commodity act. Right? Then you have TADA, which has been repealed, which is Terrorist and Disruptive Activities Act. Right? Then you have prevention of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances act. Right? You also have POTA, which has been now repealed in 2004. What is POTA? Prevention of Terrorism Act. You have UAPA, very important. Please इसके बारे में पढ़िए. Unlawful Activities Prevention Act. It was brought in 1967 and then has been amended many a times. Right? You also have to know that there is no democratic country in the world that has made preventive detention as an integral part of the constitution, जैसे कि इंडिया में है. ठीक है? इतना आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है इंडिया को छोड़कर जो कि डेमोक्रेसी है और उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे कोई चीज है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट? ओके. इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये हमारे पास था. ओके.
दैट्स इट, आई थिंक दैट इज इट. फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल के टाइम पर कौन से थे, अगर आपको याद रखना हो तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1939. बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन था 1818 में. सो यू नो कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स हैं वो कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट है इंडिया में. 1818 में भी था बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन. देन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था 1839. राइट, this much is clear. Okay, I think that is enough, right? This, if you want, you can read. You can take a screenshot and read this. This is not mentioned in your uh, Lakshmikant, but if you want, you can read this. I'm not going to explain this to you because this is not mentioned in your Lakshmikant. Okay, that's it. Thank you so much. All the best.